Hello everyone, welcome to JPS platform. I am विनय राजपूत एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो गेट के लिए हमारी सीरीज चल रही है, पर्टिकुलरली गेट एग्जामिनेशंस और इसको इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं जो सेमेस्टर्स में हैं वो भी इसको देख सकते हैं बिकॉज अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे है ताकि अगर फाइनली जाके आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, अगर गेट की तैयारी करते हैं या फिर टेक्निकल रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूछी जाती है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उन सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक सब्जेक्ट्स है। अगर थ्योरी ऑफ मशीन की बात करते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हो, मशीन डिजाइन में जाओगे, कहीं ना कहीं मोमेंट, फोर्स, टॉर्क, इन सारी चीज़ों से आपको डील करना है तो कहीं ना कहीं आपको। और फिजिकल सिस्टम में आप कहीं भी हो तो ट्रस वगैरह आप जानते हो, फ्रेम्स वगैरह जानते हो, बीम क्या है, कॉलम क्या है, पिलर्स क्या है, ये सारी चीजें इंजीनियरिंग में आती रहती हैं, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो। इनफैक्ट एक्सआई पीआई के लोग भी पढ़ते हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के। तो ये सारी चीज आपको काम की चीजें हैं, तो ध्यान से पढ़ते जाओ। और इनफैक्ट मैं बेसिक से स्टार्ट किए हुए हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि हाँ बेसिक चीजें चल रही हैं। और जो क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा, आज क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ हम लोग आज करेंगे, पॉलीगॉन लॉ करेंगे, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वेक्टर का यूज करके, वेक्टर वो भी कैसा, ग्राफिकल मेथड का जो यूज करके हम लोग पैरेललोग्राम में जो वेक्टर क्वेश्चन आए हैं आईएएस में, कुछ क्वेश्चंस हैं मैं वो करवाऊंगा, कुछ बेसिक क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए करवाऊंगा। तो ये सारे करेंगे। उसके बाद एल्जेब्राइक मेथड में जाएंगे, उसको सीखेंगे, उसमें यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को लाएंगे, उसके क्वेश्चन जो आ चुके हैं गेट में वहां से करेंगे ताकि आपको क्लियर रहे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एल्जेब्राइक मेथड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ग्राफिकल मेथड जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करके ग्राफ के फॉर्म में, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपको क्लियर रहे, तब जाके आप सही तरीके से। मैंने पिछले लेक्चर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की थी, वेक्टर एडिशन की। तो वेक्टर एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लेकिन वेक्टर सब्सट्रैक्शन मैंने शो किया था कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है ना। आपने देखा था, मैंने विथ ग्राफिकली शो किया था, क्योंकि ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ भी रहे हैं वेक्टर की, और इसके बाद एल्जेब्राइक मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूं, आपको क्वेश्चंस हम लोग आज लगाएंगे, और अब तो हमेशा ही लगाना है। अभी तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे क्लियर करनी थी और इसलिए मैंने कुछ लेक्चर्स ज्यादा इन्वेस्ट किए, लेकिन सब आपके काम की हैं। बहुत बड़ी दुनिया में है आप, इंजीनियरिंग की छोटी बड़ी दुनिया नहीं है कि बस आज पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए काम हो जाएगी। तो ये सारी चीज आपको काम आएगी अलग अलग सब्जेक्ट्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को समझने के लिए, और अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो भी मैं अभी तक लेके आया हूँ, ठीक है। दुनिया बहुत बड़ी, अभी भी छूट रही है चीजें, ऐसा नहीं है कि मैंने सारा चीज आपको बता दिया, लेकिन फिर भी ये सफिशियंट है आपके लिए, मोर देन सफिशियंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो, गेट के हो या ईएससी के हो या आईएएस सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन हो, ठीक है। प्री और मेंस दोनों, मैं मेंस का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ईएससी के और आईएएस के मेंस के क्वेश्चन जो आए हुए वो भी करवाऊंगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, है ना। क्योंकि अलग अलग सोर्स आप क्वेश्चन करते हो एक ही सब्जेक्ट के, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी आती है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने इस एग्जाम का भी क्वेश्चन किया, इसका भी किया, इसका भी किया, गेट का भी किया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगी। और कॉन्फिडेंस डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग आपने सब्जेक्ट में अच्छी डेवलप की है तो कॉन्फिडेंस आएगी, कॉन्फिडेंस आएगी तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप, जाहिर सी बात है, करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस तरीके से आपको लेकर चला। तो आज मैं आपको पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ, पॉलीगन जानते हो, जानते ही होगे, बहुत सारे इसमें आप वेक्टर्स जोड़ोगे। मैंने बताया था कि ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक दो तीन वेक्टर से डील करते हो तो ठीक है, सब कुछ समझ में आती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। लेकिन जब 3 4 5 6 7 ऐसे वेक्टर्स आने लगे, 8 8 वेक्टर हो, फोर्स वेक्टर 8 8 वेक्टर, फोर्स वेक्टर की बात करूं, 8 फोर्स वेक्टर बॉडी में लग रहे हो, एक ऐसे ऐसे 8, तो उसको ग्राफिकल मेथड से डिफिकल्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अलजेब्राइक मेथड इसके बाद सीखेंगे, उसमें आप बहुत सारे वेक्टर्स को डील कर सकते हैं, है ना। तो ग्राफिकल का एक अपना मजा है, एल्जेब्राइक मेथड का अपना एक मजा है, दोनों का अपना अपना एक मजा है। तो पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ में आपको बताऊं तो पॉलीगन लॉ जो है ये कुछ नहीं है, एक तरीके से आप जो ट्रायंगल सीखे हो ना, ट्रायंगल लॉ मैंने जो बताया आपको, ट्रायंगल लॉ को ही रूप में टुकड़े करके आप इसको पढ़ सकते हो पॉलीगन लॉ को, और नहीं तो एक पॉलीगन के फॉर्म में पढ़ सकते हो। तो पॉलीगन मतलब कि बहुत सारे इसके साइड्स आने वाले हैं ना, तो बहुत सारे वेक्टर, हम 2 3 से ज्यादा वेक्टर इसमें जोड़ने वाले हैं, ठीक है। 2 वेक्टर आपने जोड़ा और थर्ड वेक्टर क्लोजिंग साइड थी तो ट्रायंगल लॉ बना। आप पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे, इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक लॉ लेकिन ट्रायंगल लॉ है, उसी से सारा काम हो जाता है, लेकिन पॉलीगन लॉ है तो आपको समझा देता हूं। तो क्या है पॉलीगन लॉ, देखिए पॉलीगन लॉ की बात करूं तो कोई अगर वेक्टर है, आपको मैं बताया था कि वेक्टर कुछ भी हो सकता है, जब मैं वेक्टर का नाम लूं
ए वेक्टर बी वेक्टर लिख रहा हूं तो एक एग्जांपल है, वो फोर्स भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग नॉर्मल ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसका मतलब कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी वेक्टर आप लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कोई वेक्टर मान लो ए वेक्टर है ऐसा। ठीक है, पहले हम ग्राफिकल समझ लें, उसके बाद इसको बॉडी में इंप्लीमेंट कर दूंगा। इसी डायग्राम जो बनने वाली है इसी को पूरे बॉडी में, रिजिड बॉडी में, जो रिजिड बॉडी की मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सीधा का सीधा इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली बॉडी पे लग रहा है। ये ऐसे जो दिखाया जाता है ना, एक्चुअली कहीं ना कहीं बॉडी पे लग रहा हो ना, फोर्स वगैरह। तो अगर फोर्स वेक्टर की बात कर रहे हो तो हम लोग नॉर्मली फोर्स से ही समझते हैं, क्योंकि फोर्स वो बेसिक क्वांटिटी है जिसके आधार पर पूरी पूरी फिजिक्स चलती है, पूरी की पूरी दुनिया चलती है। एक बेसिक क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर यूं है, बी वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर यूं है, सी वेक्टर। लेकिन आप देख रहे होगे मैं कैसे ऐड कर रहा हूं, मैंने बार बार आपको सिखाया है कि हेड टेल अगर एडिंग होती है वेक्टर की तो उसको इन ऑर्डर एडिशन बोलते हैं। इन ऑर्डर, ऑर्डर में है। कब ऑर्डर में बोलेंगे? जब हेड टेल, किसी वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, ये बी वेक्टर का हेड सी के टेल से, अगर ऐसे ऐड कर रहे हो हेड टेल, तो ये इन ऑर्डर एडिशन है। ठीक है, और सी वेक्टर, उसके बाद ये डी वेक्टर, देखो फिर यहाँ पे हेड टेल, इन ऑर्डर एडिशन कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं? इन ऑर्डर। मैंने रिवर्स ऑर्डर का आपको एग्जांपल सिखाया था रिजल्टेंट में, जो पिछले लेक्चर आ चुके हैं, आप देख रहे होगे, सब कुछ समझ में आएगा। डायरेक्ट देखोगे कम समझ में आएगा। एक फ्लो होती है, सीरीज होती है लेक्चर की, अंडरस्टैंडिंग की। तो मैं अंडरस्टैंडिंग वैसे बनाते आ रहा हूं ताकि पिछला लेक्चर देखोगे तो ये लेक्चर आपको मजा आएगा और मजा आएगा। ये लेक्चर देखोगे तो अगला लेक्चर और मजा आएगा। इस तरीके से देख के आना सारी लेक्चर, तो ज्यादा मजा आएगा। जो इन लेक्चर में नए आए हैं वो देखो, पिछला लेक्चर जाकर कंप्लीट करो, तब जाके आपको मजा आएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूं, जो लोग कहीं पढ़े हुए हैं वो तो समझ रहे हैं। जो आईआईटी से लोग हैं, लड़के जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, या जो आईआईटी में अभी गए हुए हैं, बहुत सारे आईआईटी की बात कर रहा हूं, वो सारे लोग मुझसे पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो उनकी फीलिंग है, जो लोग पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं कोचिंगों में, यहाँ वहां, उनको पता चल रहा होगा कि जो चीज मैं दे रहा हूँ यही चीज लैक होती है लोगों के अंदर। यही अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण गेट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ये वेक्टर इन ऑर्डर ऐड होते जा रहे हैं। इन ऑर्डर एक आप क्लोज लूप बनाने वाले हो। इन ऑर्डर एक क्लोज लूप बनाने वाले हो। पॉलीगॉन मतलब बहुत सारे आप साइड्स का यूज कर रहे हो, है ना, बहुत सारे वेक्टर का यूज कर रहे हो। अभी तक 2-3 वेक्टर में आपने डील किया, ट्रायंगल और ट्रायंगल। अब देखो कितने वेक्टर आ गए। डी वेक्टर एक है आपके पास, ई वेक्टर। ठीक है, और अब जानते हो वेक्टर की जो ये लेंथ बताती है और ये जो एरो है वो डायरेक्शन बताती है। मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, ये ऐसे आपको वेक्टर लगे हुए इन ऑर्डर है। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल एडिशन हो रही है वेक्टर की। ए वेक्टर बी में जुड़ा, सी में, सी में, ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। क्या है इसका मतलब? हेड टेल एडिशन हो रही है, इन ऑर्डर है वो। उसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन ऑर्डर एडिशन किया आपने, हेड को टेल से जोड़ा है, यहां भी हेड को टेल से जोड़ा है। बी वेक्टर के हेड को, ये हेड है, सी वेक्टर के टेल से जुड़ा है, ये सी वेक्टर का टेल है, सी वेक्टर का हेड यहां है। ठीक है, तो बी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। ठीक है, ये इतने ई वेक्टर तक आपने जोड़ा। उसके बाद जो यहां पे जो क्लोजिंग साइड होगी, मैंने क्या बताया था ट्रायंगल लॉ में? क्लोजिंग साइड रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स। अभी तक हेड टेल चल रही है, अब क्लोजिंग साइड जो होगी वो कुछ ऐसा होगा। कैसा? अभी तक हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल आप जोड़ रहे हो, हेड को टेल से, हेड को टेल से, तो इन ऑर्डर चल रहे हो। लास्ट जो क्लोजिंग साइड है पॉलीगन की, ये जो लास्ट साइड है पॉलीगन की, ये जो होगी वो एक रिवर्स ऑर्डर में आप जोड़ोगे, तो ये देगा आपको रिजल्टेंट। क्या होगा? रिजल्टेंट। ये एक रिजल्टेंट है। तो ये एक्चुअली आप जोड़ते तो कैसे जोड़ते? जो हेड टेल जोड़ रहे हो इसको ऐसे जोड़ोगे ना, फिर यहाँ ये हेड है तो यहां से टेल जोड़ोगे, ये टेल जोड़ोगे, और उसके बाद यहाँ टेल है तो यहाँ हेड आएगा, तो ये हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ये इन ऑर्डर हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये रिवर्स ऑर्डर में आपको जोड़ना है। क्लोजिंग साइड जो पॉलीगन का है ना, ये रिवर्स ऑर्डर में जोड़ना है। रिवर्स ऑर्डर, ऑर्डर आपने रिवर्स किया। रिवर्स क्या मतलब कि अब हेड यहां से जुड़ चुकी है, टेल हो चुकी है, तो ये रिवर्स ऑर्डर, जो ऐसे आना चाहिए था आपने ऐसे जोड़ दिया, तो ऑर्डर रिवर्स हो चुका है। इस आर वेक्टर के लिए रिवर्स ऑर्डर है यहां पे, बाकी सारे इन ऑर्डर है। हेड टेल आपने ऐड किया है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में जो आपने क्लोजिंग साइड जोड़ा है पॉलीगन का, जो पॉलीगन को कंप्लीट कर रहा है ये वेक्टर आर वेक्टर, ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी का रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट जीरो करने का मैंने क्या तरीका बताया था, आपको याद होगा, पूरी की पूरी इन ऑर्डर में ही जोड़ते हुए, और ये जो मैंने लिया ना डैश डैश वाली, अगर ऐसा बन जाए पूरा इन ऑर्डर, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे जोड़ते जोड़ते पूरा का पूरा अपने इन ऑर्डर, यहां भी हेड टेल हो गया ये वाले से, ब्लू का बात नहीं कर रहा हूं, तो अगर ऐसा जोड़ रहे हो तो रिजल्टेंट जीरो हो जाती है ना, इक्विलिब्रियम में बॉडी आ जाती है। तो वो अभी इसके बाद में बात करता हूं। तो ये समझ में आ गया होगा पॉलीगन लॉ। अब इसको कैसे समझ सकते हो, टुकड़े के फॉर्म में, ट्रायंगल लॉ के फॉर्म में। ये तो पॉलीगन लॉ है, आपने जोड़ दिया सारे वेक्टर को, जो क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट है, और रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर है, ऑर्डर आपने समझ चुके हो क्या है। इसका मतलब आप ऐसे जोड़ सकते हो कि a प्लस बी, तो इसको ऐसे जोड़ सकते हो आप, ये हो गया, ये हो गई आपकी a प्लस बी वेक्टर, ट्रायंगल का 3 साइड, a वेक्टर b वेक्टर, तीसरा क्लोजिंग साइड क्या बोलते हो, रिजल्टेंट बोलते हो। तो लो a प्लस बी वेक्टर, ट्रायंगल के फॉर्म में, टुकड़े के फॉर्म में भी, आप ट्रायंगल फॉर्म में भी समझ सकते हो इसको, पॉलीगन लॉ को। a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये रिजल्टेंट a प्लस बी। अब a प्लस बी वेक्टर एक वेक्टर है और c वेक्टर इसमें जोड़ो, तो ये ऐसा बनेगा। तो a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये है a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आपने ट्रायंगल के फॉर्म में जोड़ते जा रहे हो ना, a प्लस बी वेक्टर एक भुजा, ये दूसरा भुजा, क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट, जो आपने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा है। तो इसको ट्रायंगल लॉ के फॉर्म में, टुकड़े के फॉर्म में आप समझ सकते हो पॉलीगन लॉ को। एक पॉलीगन लॉ को मैंने समझा दिया, अब इसी को ट्रायंगल लॉ के फॉर्म में भी आप समझ सकते हो, मतलब सेम ही है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी वेक्टर हो गया, इसमें d वेक्टर जोड़ो, तो इसमें ऐसे d वेक्टर, तो क्या होगा ये a प्लस बी प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये होगा a प्लस बी प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये a प्लस सी प्लस डी प्लस, और ये e वेक्टर जोड़ोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, जो कि देखो यहाँ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये e वेक्टर जोड़ोगे ना, इसमें e वेक्टर जोड़ोगे, तो d तक ये है, e वेक्टर जोड़ा तो क्या मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया, रिवर्स ऑर्डर में, जो मैंने आपको सिखाया। तो एक ट्रायंगल लॉ के फॉर्म में भी आप पॉलीगन लॉ को समझ सकते हो, ठीक है। और बाकी पॉलीगन के फॉर्म में डायरेक्ट a वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर, क्लोजिंग साइड रिवर्स ऑर्डर में रिजल्टेंट आपको देगा, ठीक है, यही मतलब है, ठीक है। अब इसको अगर आपको समझना है, बट ध्यान रखना, हेड मैंने इन ऑर्डर बोला है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये पॉलीगन बना है, एक क्लोज लूप बनी है, कैसे बनी है, आपने इन ऑर्डर जोड़ा है वेक्टर्स को, और लास्ट जो क्लोजिंग साइड है इस पॉलीगन का, उसको रिवर्स ऑर्डर में जोड़ा है। तो ये जो ब्लू वाली जो क्या कर वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आपको देगी, ठीक है। तो ये क्या है इसका मतलब, ये तो ग्राफिकल आपने समझा। अगर इसको बॉडी पे देखोगे, अरे फोर्स, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, अगर कोई एक फोर्स है, एग्जांपल के तौर पे मान लो, तो किसी बॉडी पे आप बात करो, बॉडी, वो बॉडी कैसी है, रिजिड बॉडी की बात करते हैं हम लोग, मैंने सिखाया है पहले से ही, क्यों रिजिड बॉडी हम लोग, आइडियलाइजेशन है, एजम्पशन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, पहले लेक्चर जो देखोगे उसको समझ में आ जाएगी। अब देखो इसको यहां पे उतारो, मैंने बताया आपको कि ये फोर्सेस जो है बी वेक्टर सी वेक्टर फोर्सेस के फॉर्म में है। तो ए वेक्टर को मान लो F1 फोर्स, ठीक है। तो ये किसी बॉडी पे लग रही होगी, जाहिर सी बात है, फोर्स हवा में तो नहीं, किसी न किसी बॉडी पे लग रही है। तो रिजिड बॉडी पे मैंने मान लिया ये सारी फोर्सेस को इस बॉडी पे रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, जो एक्चुअली बॉडी पे लगती है। तो देखो ए वेक्टर ऐसे, इसको शिफ्ट करके यहां लाओ, और आपको मैंने बताया था कि वेक्टर को स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बजाय कि आप उसकी डायरेक्शन नहीं छेड़ेंगे, इसी डायरेक्शन में आके लगाएंगे यहाँ पे, और इसकी लंबाई जो इसकी मैग्नीट्यूड है वेक्टर की, वो भी छेड़ेंगे नहीं, उसको भी बरकरार रखेंगे, जितनी है उतनी ही। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया मान लो, और ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, मान लो ए वेक्टर को मैंने F1 वेक्टर बोला, फोर्स के रूप में मैं वेक्टर को समझ रहा हूं, ठीक है, ए वेक्टर। उसके बाद बी वेक्टर यहाँ है, तो बी वेक्टर आपने यहां लगा दिया, ठीक है। देखो सेम मैंने बी वेक्टर को शिफ्ट किया, यहां लगा दिया, बी वेक्टर मैंने F2 वेक्टर बोला, F2 वेक्टर, ठीक है। सी वेक्टर कहां, ऐसे, इसको शिफ्ट करो यहाँ पे स्पेस में, कहीं भी सेम डायरेक्शन रखना है, ऐसे ही डायरेक्शन होगी, और वही लेंथ की वेक्टर आपको यहाँ पे लगा देना है लगभग। ये देखो ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये डी वेक्टर देखो पैरेलली, देखो पैरेलल शिफ्ट किया मैंने, सब पैरेलली शिफ्ट करना है, डी वेक्टर, ये डी वेक्टर हो गया, ठीक है। ई वेक्टर देखो, ई वेक्टर ऐसे है, तो यहां शिफ्ट करो ई वेक्टर, ठीक है। ये होगी, इतने फोर्सेस बॉडी पे लग रहे थे, इतने फोर्सेस। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ कोई बॉडी पे F1, अब ये देखो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर F1, बी वेक्टर F2 फोर्स, सी वेक्टर F3 फोर्स मान लिया मैंने, डी वेक्टर F4 मान लिया, और ई वेक्टर F5 मान लिया।
आप कोई आपसे पूछे इसी डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है किसी बॉडी पे फोर्स कैसे लग रहे होंगे, तो सेम चीज को मैंने उतार दिया यहाँ पे, ठीक है। अब कोई आपसे कोई बोले कि देखो कोई बॉडी पे इतने फोर्सेस लग रहे हैं, कोई इधर से खींच रहा है रस्सी से, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से बल लगा रहा है खींच के इस बॉडी पे, तो बताओ ये मान लो 5 लोग हैं और ये F1 F2 F3 F4 F5 बल से खींच रहे हैं, कोई रस्सी से खींच रहा है, कोई ढकेल रहा है, कुछ भी हो सकता है, 5 हैं, ये बॉडी किधर मूव करेगी? भाई बल लगा रहे हो तो मूव करना चाहिए, जाहिर सी बात है आती है। तो मान लो मूव कर रही है, बल लगने के बाद मूव कर रही है माना, और आप नॉर्मली देखते हो कि किसी चीज को बल लगाते हो तो मूव करती है, ठीक है। तो ये बॉडी कहां मूव करेगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी? तो इसका आंसर आपको कहां से मिलेगा पता है? ये देखो मैंने बताया था ना, रिजल्टेंट वेक्टर। इन सब वेक्टर का एक वेक्टर रिजल्टेंट, जो ये सारे पांचों वेक्टर मिलकर जो प्रभाव इस बॉडी पे छोड़ेंगे वो आप एक वेक्टर से दिखा सकते हो, वही सेम प्रभाव वो वेक्टर बताएगा जो ये 5 वेक्टर मिलकर बता रहे हैं, वही वेक्टर होता है रिजल्टेंट वेक्टर। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बता रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इस सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है? वो इस डायरेक्शन में है, ये देख रहा हो ना, इस डायरेक्शन, ये है रिजल्टेंट। पैरेलली शिफ्ट कर दो यहां से, ये मैंने रिजल्टेंट बताया है ये। तो बॉडी किधर जा रही होगी? इस सारे फोर्सेस लगने के बावजूद किसी बॉडी पे कितनी भी फोर्स लगा लो, आपसे कोई पूछे कि बॉडी किधर जा रही होगी, तो बताओगे जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट लग रही होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी जाएगी। चाहे 5 फोर्स लगा लो, 10 फोर्स लगा लो, कोई मैटर नहीं करता है, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। तो बताओ, ये फोर्सेस का कॉम्बिनेशन मैंने पॉलीगन में समझाया, ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है और आपने बॉडी पे इसको उतार लिया, रिप्रेजेंट किया, रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर है, तो ये बॉडी किधर मूव करेगी? सारे फोर्सेस लगाने के बावजूद ये बॉडी इस दिशा में मूव करेगी, इस दिशा में, ठीक है। एक्चुअली ये जो रिजल्टेंट लग रही है, ये सारे फोर्सेस का एकमात्र प्रभाव ये अकेले बता सकती है, सारे फोर्सेस का जो प्रभाव है वो रिजल्टेंट फोर्स अकेले बता सकता है, यही है रिजल्टेंट का मतलब। आप सारे फोर्सेस को हटा दो, आप कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, आपने यहां लगा दिया रिजल्टेंट, अब इन सारे फोर्सेस को हटा सकते हो। सारे फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो रिजल्टेंट आपको बता रहा है, और क्या बताया? ये बताया कि ये बॉडी अब इस दिशा में मूव करेगी, ये दिशा है, इस दिशा में बॉडी या रिजिड बॉडी मूव कर जाएगी, ये है रिजल्टेंट का मतलब। तो सारे फोर्सेस का जो प्रभाव है वो प्रभाव, सेम प्रभाव ये रिजल्टेंट आपको बता रही है। ये इफेक्ट जो है, जो बॉडी किधर मूव करेगी इन सारे फोर्सेस के लगने के बावजूद जो मैंने लगाया था, वो बताती है रिजल्टेंट की दिशा। जिस दिशा में रिजल्टेंट होगी उसी दिशा में बॉडी मूव करेगी, चाहे कितने भी फोर्स लगा लो, रिजल्टेंट बस निकाल लो। जैसे मैंने यहां रिजल्टेंट निकाला है, ऐसे शिफ्ट किया इस बॉडी पे और इसी डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर जाएगी। रिजल्टेंट मतलब एक रिजल्टेंट फोर्स है, आपने फोर्स के रूप में समझा है ना सारा वेक्टर, तो रिजल्टेंट फोर्स है इस बॉडी पे इस दिशा में है और इस दिशा में बॉडी मूव कर जाएगी, ये है रिजल्टेंट का मतलब। तो आपसे कोई पूछे कि कोई बॉडी पे 20 फोर्स लग रहे हैं, 20 फोर्स लग रहे हैं, कोई रस्सी से खींच रहा है, कोई ढकेल रहा है, कोई ऐसे खींच रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, ठीक है, कोई लात मार रहा है, तो किधर बॉडी जाएगी? तो बोलना कि जिस दिशा में रिजल्टेंट होगा उस दिशा में जाएगी। तो कोई पूछेगा रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ, तो बोलना तुम फोर्स बताओ किधर किधर लगा रहे हो, तो उसने बताया ऐसे 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 ऐसे, तो बस बता देना रिजल्टेंट ऐसे है। उस रिजल्टेंट को पैरेलली शिफ्ट कर दो और बता दो ये डायरेक्शन में बॉडी पे लग रही है, इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स है, तो इसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाएगी। सारे फोर्सेस का एक प्रभाव यहां पे आपको दिख रहा है, रिजल्टेंट दिशा में बॉडी मूव करेगी, बस हो गया। ये पॉलीगॉन लॉ है। अब मैं इसमें रिजल्टेंट मैंने दिखाया, अब रिजल्टेंट जीरो करके दिखाता हूं। मैंने बताया था ना, इन ऑर्डर अगर पूरा का पूरा क्लोज लूप पॉलीगन बनाते हो, इन ऑर्डर क्लोज लूप, मैंने रिजल्टेंट को रिवर्स ऑर्डर में जोड़ा था तो रिजल्टेंट बन के आती है। पूरे के पूरी पॉलीगन आपने बनाया क्लोज लूप, एक क्लोज लूप है ना, देख रहा हो ना, पूरा का पूरा बंद है। तो अगर इन ऑर्डर आप क्लोज लूप बनाते हो, पॉलीगन बनाते हो, इन ऑर्डर में है, तो वो रिजल्टेंट बॉडी पे जीरो हो जाती है, इक्विलिब्रियम में बॉडी, इसका मतलब है। समझो क्या है, समझा रहा हूं। देखो सेम डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर लगभग सेम डायग्राम होगा, सी वेक्टर डी वेक्टर, ये कहीं ना कहीं बॉडी पे लग रहा होगा, मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया है, ऐसे हम लोग ग्राफिकली शो करते हैं, ठीक है। डी वेक्टर ई वेक्टर, तो आपने जोड़ा कैसे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल,
ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से, बी वेक्टर का हेड सी वेक्टर के टेल से, सी वेक्टर का हेड डी वेक्टर के टेल से, डी वेक्टर का हेड ई वेक्टर के टेल से। आपने हेड टेल जब जोड़ा है तो इसको बोलते हैं इन ऑर्डर एडिशन करना। इन ऑर्डर आप जोड़ रहे हो, इन ऑर्डर जोड़ रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप, पॉलीगन बनाने की कोशिश कर रहे हो। कैसे? पॉलीगन इज फॉर्म by adding different vectors in order and form a closed loop बनाना है, closed loop। तो closed loop कैसे बनेगी? ये इन ऑर्डर ही आपने जोड़ दिया। तो एक पॉलीगन को आपने बनाया है कैसे? by adding different vector in order by head tail head tail head tail head tail head tail और head tail। देखो इन ऑर्डर में पूरा चला है। पिछला वाला में मैंने ऐसे जोड़ा था तो वो रिजल्टेंट दे रहा था। यहां पे आपने अगर पूरी की पूरी वेक्टर को क्लोज लूप के फॉर्म में, हेड टेल के फॉर्म में बनाया और एक पॉलीगन बनाया, क्लोज लूप बनाया आपने एक पॉलीगन के रूप में, पॉलीगन लॉ ही है। तो यहां पे जो बॉडी पर रिजल्टेंट होगी, यहां पे इस बॉडी में अगर आपने पूरा का पूरा इन ऑर्डर जोड़ा है इसको वेक्टर्स को, तो जीरो होगा। इसका मतलब क्या है? बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। जिस भी बॉडी पे इस प्रकार के फोर्स लग रही होगी, जैसे मैंने शो किया है, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स उस बॉडी पे जीरो होगी। नेट फोर्स जीरो है और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट मोमेंट भी जीरो होना। ठीक है, बट अभी के लिए आप मानोगे कि नेट फोर्सेस बॉडी पे जीरो है। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में समझाऊंगा तो और फील कर लोगे। यहां से बस ये समझो कि बॉडी इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं समझाऊंगा। तो नेट फोर्सेस अगर बॉडी पे जीरो है, रिजल्टेंट जीरो होगा। मतलब कि रिजल्टेंट जीरो होगा कब? जब आपने इन ऑर्डर क्लोज लूप पॉलीगन बनाया है बाय डिफरेंट वेक्टर्स को जोड़ के। क्लोज लूप इन ऑर्डर है। कैसे? हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये रिजल्टेंट जीरो होगा उस बॉडी पे, जिस बॉडी पे लग रही होगी। सेम चीज आप ऐसे दिखा सकते हो जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया था, और रिजल्टेंट उस बॉडी पे जीरो होगी। इक्विलिब्रियम में है बॉडी। इक्विलिब्रियम का मतलब है आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये है मतलब कि आपने पॉलीगन लॉ आपने सीखा। ठीक है, इसको कैसे दिखा सकते हो? मैथम वेक्टर के फॉर्म में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जोड़ते जाओ, प्लस इन ऑर्डर एडिशन हो रहा है डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस ये कोई वेक्टर होगा ना, ये कौन सा वेक्टर है? ये एफ वेक्टर है मान लो। ई वेक्टर, ये एफ वेक्टर, इतने वेक्टर हैं और इन ऑर्डर पूरे का पूरा आपने जोड़ा है। तो नेट रिजल्टेंट जीरो है। किसी भी बॉडी पे ये फोर्स लग रही होगी तो जीरो रिजल्टेंट आएगा। इक्विलिब्रियम में है बॉडी। ये सारी फोर्सेस के रूप में ही समझो। मान लो तो आपने दिखाया था ना मैंने बॉडी को लगा के कि कैसे किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा, शिफ्ट करके दिखाया था। तो ये नेट रिजल्टेंट जीरो होगा। ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो, ऐसा आना चाहिए। आपने सारा एडिशन किया, इन ऑर्डर क्लोज लूप पॉलीगन फॉर्म किया। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर सबको जोड़ा एफ तक जोड़ा, इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। नेट रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे जीरो है। बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ये है। तो आपने ग्राफिकली भी समझा, ऐसे भी समझ लिया। ये मतलब है इक्वल टू जीरो हो रहा है। मैंने ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो करके दिखाया था ट्रायंगल लॉ में। बॉडी इक्विलिब्रियम में थी। अगर ट्रायंगल लॉ में तीन भुजाएं होती है ना, तीन साइड से, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यहाँ पे जितने वेक्टर है सबको जोड़ के इक्वल टू जीरो, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और ऐसे क्या समझ सकते हो? इन ऑर्डर क्लोज लूप ट्रायंगल बन रही है या इन ऑर्डर क्लोज लूप पॉलीगन बन रहा है बाय एडिंग डिफरेंट वेक्टर्स। इन ऑर्डर रूप में जोड़ रहे हो हेड टेल, तो रिजल्टेंट जीरो होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। जिस बॉडी पे ऐसा हो रहा होगा वो इक्विलिब्रियम में होगी। और एक मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको पिछले एग्जांपल में करके दिखाया भी था, बॉडी पे शिफ्ट करके सारे फोर्सेस को, ए वेक्टर को F1 F2 ऐसे मान के, सेम ऐसा मान के दिखा सकते हो। तो बॉडी पे नेट फोर्सेस जीरो होगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। अभी टॉपिक नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। पैरेललोग्राम लॉ, इसको बताता हूं पैरेललोग्राम, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसको मैंने दिखाया था तो ट्रायंगल के फॉर्म में। मैंने पिछले वाले जो एग्जांपल था, मैंने ट्रायंगल के फॉर्म में पॉलीगन को टुकड़े में बताया था, जोड़ कैसे जोड़ सकते हो ट्रायंगल लॉ को यूज करके। ट्रायंगल लॉ टुकड़े के फॉर्म में यूज करोगे, पॉलीगन लॉ बना सकते हो, समझ सकते हो, या डायरेक्ट पॉलीगन के रूप में समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, एक्चुअली मैंने बताया है कि सारा बेसिक लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ ही। देखो पहले पॉलीगन में भी ट्रायंगल लॉ लगाया आपने, यूज हो गया, दिखाया था ना मैंने। पैरेललोग्राम में ट्रायंगल लॉ भी समझ सकते हो, मैंने कई वीडियो में दिखाया भी आपको पिछले लेक्चर में। ट्रायंगल के फॉर्म में पॉलीगन जब मैंने बनाया था, यहां आज मैं एक्चुअली पॉलीगन लॉ बता रहा हूं, आज पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ की ये कहानी है कि अगर आपने सुना, क्योंकि नॉर्मली बुक्स में नहीं रहते हैं, जो स्टीविनस का नाम आपने सुना है? स्टीविनस,
स्टीवेनस का नाम कितने लोगों ने, मैं मानता हूं ये बुक में नहीं है, बहुत सारी बुक्स में ये नहीं है, ठीक है, ये बहुत सारी बुक्स में नहीं है ये नाम, बट आप ध्यान रखना कि ये व्यक्ति हैं स्टीवेनस, ये व्यक्ति हैं जिन्होंने पैरेललोग्राम लॉ की बात की थी पहली बार, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। इनका जीवन काल जो है, जीवन काल आपको नहीं, लेकिन जीवन काल से आपको ये समझ में आएगी कि कितने समय पहले इस लॉ की बात कर दी गई थी, कितने समय पहले, सोच लो, ये समय है, उस समय में थे ये स्टीवेनस, इस समय पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जो पैरेललोग्राम लॉ है वो स्टीवेनस ने ये बताया था कि आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो कैसे, फोर्सेस कुड बी कंबाइंड, फोर्सेस को आप कंबाइन कर सकते हो डिफरेंट स्केल्स के रूप में, फोर्सेस को कंबाइन कर सकते हो डिफरेंट स्केल्स के रूप में। स्केलिंग मैंने एक लेक्चर में आपको बताया भी था कि कैसे हम बोलते हैं ना कि अगर 50 किलोमीटर की अगर ड्रॉ करना हो तो नहीं ड्रॉ कर सकते हो ना, तो ऐसा मान लो कि भैया 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 50 किलोमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं स्केलिंग से, तो ऐसा स्केल मानते हैं हम लोग। तो स्टीवेनस ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि फोर्सेस को आप कंबाइन कर सकते हो बाय रिप्रेजेंटिंग देम बाय एरोस, एरोस के रूप में आप उसको दिखा के, जो आप वेक्टर को दिखाते हो एरो एरो के फॉर्म में, तो फोर्सेस को आप कंबाइन कर सकते हो कैसे, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो फोर्सेस को एरो के रूप में, एरो के रूप में रिप्रेजेंट करो बाय सुटेबल स्केल के रूप में, सुटेबल स्केल मानते हुए, तो फोर्सेस को एरो के रूप में यूज कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो अलग अलग फोर्सेस को बाय सुटेबल स्केल को देखते हुए, स्केलिंग अपना लोगे, और आप क्या कर सकते हो, स्केलिंग करने के बाद आप एक पैरेललोग्राम बना सकते हो, पैरेललोग्राम बना सकते हो फोर्सेस को। मैंने क्या बताया, स्टीवेनस ने बताया, पहली बार डिमॉन्स्ट्रेट किया कि आप फोर्सेस का यूज करके आप कंबाइन कर सकते हो फोर्सेस को, डिफरेंट फोर्सेस को, और कंबाइन करके आप पर्टिकुलर स्केल में उसको एरो के रूप में दिखा सकते हो फोर्सेस को, और जो इससे है आप एक पैरेललोग्राम डिफरेंट फोर्सेस का यूज करके बना सकते हो, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन फोर्सेस का रिजल्टेंट बताएगा। ये स्टीवेनस ने इस काल में बता दिया था, यही पैरेललोग्राम लॉ की आप बात करते हो। तो स्टीवेनस वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट फोकस फोर्सेस कैन बी कुड बी कंबाइंड बाय रिप्रेजेंटिंग देम बाय एरोस, एरोस से आप रिप्रेजेंट करो फोर्सेस को सुटेबल स्केल का यूज करते हुए, देन फॉर्मिंग ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बनाओ, उस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का सम रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे स्टीवेनस ने पहले बता दिया था। आप समझो, आप लोगों ने यहां से जो मैं बताया ये नहीं सुने होंगे, स्टीवेनस ने ये बात पहले कर दी, और ये किसी भी वेक्टर के लिए आप कर सकते हो, ये फोर्सेस के लिए ही नहीं, किसी भी वेक्टर के लिए आप कर सकते हो, इन्होंने बताया था। समझो क्या है, अभी तक आपने ट्रायंगल लॉ में क्या समझा, एक वेक्टर ए वेक्टर, उसको हेड से उसके टेल से बी वेक्टर, और क्लोजिंग साइड क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट आर वेक्टर जो कि ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ट्रायंगल लॉ में पढ़े तो क्या देखा, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट इन ऑर्डर ये है, और ये रिवर्स ऑर्डर में रिजल्टेंट मिलता है। पॉलीगॉन में भी आपने देखा था, रिजल्टेंट चाहिए रिवर्स ऑर्डर में, और ऐसे जोड़ दोगे तो इन ऑर्डर ए बी सी, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। पूरा का पूरा इन ऑर्डर जोड़ दिए तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, मैंने बहुत बार समझाया, ठीक है। और नॉर्मली जब आपको रिजल्टेंट चाहिए तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर कैसे जोड़ना है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर क्लोजिंग साइड जो होगा ट्रायंगल का वो रिवर्स ऑर्डर में होगा, ऑर्डर ऐसे नहीं, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में आप जोड़ोगे तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो ये कैसे जोड़ रहा है, हेड टेल, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का टेल जोड़े। अब आपको पैरेललोग्राम में ऐसा करना है कि कुछ नहीं है, इसी को आप डिफरेंट वे में दिखा सकते हो। कैसे, आप दो वेक्टर को लो, और दो वेक्टर को लेना है कैसे, अब की बार हेड टेल से नहीं जोड़ रहा है, अब की बार आपको दोनों वेक्टर के टेल से आपको ऐड करना है। ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, और दोनों के टेल से आपको ऐड करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर। आपकी बार आपने दोनों का टेल एक साथ जोड़ा है, बस उसी को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका है। ट्रायंगल लॉ को आपने ट्रायंगल लॉ में हेड टेल एडिशन किया था, यहां पे कुछ नहीं, दोनों का टेल से ऐड करना है पैरेललोग्राम लॉ में, ठीक है, ये अंतर है बस, बाकी मतलब सेम निकल के आएगी, देखने जाओ। तो यहां पे ऐड किया, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का टेल कंबाइन कर दिया, और ये दो जो साइड हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे पैरेललोग्राम के साइड्स। ये जो दो साइड है वेक्टर, ये दो वेक्टर है, पैरेललोग्राम के दो साइड बताएंगे। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइड्स इसमें है, तो ये दो साइड्स बताएंगे। और फिर क्या कर सकते हैं आप,
आप ऐसा कर सकते हैं कि मैंने सिखाया है बहुत बार, आप इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं स्पेस में बाय सेम लेंथ मेंटेन करते हुए सेम डायरेक्शन में, इसको सेम मेंटेन करते हुए आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट करो। ठीक है, ये ए वेक्टर यहां शिफ्ट कर दिया आपने, बी वेक्टर पैरेलली शिफ्ट करो, बी वेक्टर आपने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बन गई, ये दो साइड हैं और इन दो साइड को आपने पैरेलली शिफ्ट कर दिया विदाउट चेंजिंग द ए वेक्टर। ए वेक्टर चेंज नहीं हुआ, सेम डायरेक्शन सेम लेंथ में आपने शिफ्ट कर दिया है। कुछ लेंथ छोटा लग रहा होगा इससे, बट सेम लेंथ है मान लो, और ये पैरेललोग्राम एक बन चुकी है। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होते हैं, चार साइड से बन चुके हैं। ये दो वेक्टर पैरेललोग्राम के दो साइड बता रहे हैं। तो और इसमें क्या होगा, जो क्लोजिंग डायगोनल होगा इसका, मैंने बताया था जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, ये रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा यहाँ पे, आर वेक्टर, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। ये डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा, यही है पैरेललोग्राम लॉ। सेम, बस आपने कुछ नहीं एडिशन यहाँ पे टेल टेल जोड़ के किया है। ट्रायंगल लॉ में हेड टेल जोड़ के कर रहे थे, यहाँ पे टेल टेल से किया है, दोनों वेक्टर का टेल ऐड किया और पैरेललोग्राम के दो साइड्स ये बता रहे हैं, ये दो वेक्टर दो साइड है पैरेललोग्राम के, आपने इसको पैरेलली शिफ्ट किया, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, पैरेललोग्राम बनाया, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज आर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये रिजल्टेंट है। लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि कोई वेक्टर है उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, इस डायरेक्शन में। उसको एन कैप्स आप दिखा सकते हो। मैं बताऊंगा यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 होती है, डायरेक्शन उस कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। आप यूनिट वेक्टर मैंने इधर लिया तो मैंने मान लिया कि रिजल्टेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो, बट मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो मैं और समझाऊंगा यूनिट वेक्टर के बारे में। तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, अगर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालनी है आपको, तो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको लेना है थीटा। मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, और रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं मैं कि रिजल्टेंट कितना है, और इसको यहाँ पे आप ऐसे शिफ्ट करो। ठीक है, और ये 90 डिग्री बना रही है यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये शिफ्ट किया आपने, रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और जो एंगल है रिजल्टेंट का ए वेक्टर से, रिजल्टेंट वेक्टर का ए वेक्टर से जो एंगल है वो अल्फा एंगल है। ठीक है, ए से अल्फा है, यहां से भी ले सकते हो तो बीटा मान लोगे, तो फिर कैलकुलेशन यहां प्रोजेक्ट करके होगी, जो यहां मैं नीचे कर रहा हूं यहां प्रोजेक्ट करके होगी। ठीक है, तो यहां से मैं कर रहा हूं अभी आपको। ठीक है, और कभी मूड किया तो यहां से भी करके दिखा दूंगा प्रोजेक्शन। तो ये हो गई। और बताओ, जब ये ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में थीटा है, ये ए वेक्टर आगे शिफ्ट करो, इसी बी वेक्टर को आपने यहां किया है, तो इसके बीच का भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि यही ए वेक्टर आगे और यही बी वेक्टर यहाँ है, तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा, तो इसी ए और ये बी सेम बी है यहाँ पे, तो इसका एंगल भी थीटा ही होगा बीच का। ठीक है, अब बताओ, ये बी है, ये क्या होगा, अगर आपको पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होते हैं तो आप समझ रहे होगे बी साइन थीटा। ठीक है, और ये बी है तो ये क्या होगा, बी कॉस थीटा। नहीं पता है तो प्रोजेक्शन में बताने वाला हूं, रिजोल्यूशन फोर्सेस का समझ में आ जाएगा, आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी साइन बी कॉस थीटा, ये वाला बी कॉस थीटा, ये जो लंबाई है बी साइन थीटा। ठीक है, अब आपको निकालना है रिजल्टेंट। ठीक है, पाइथागोरस जानते हो, पाइथागोरस जानते होगे। ठीक है, तो एक ट्रायंगल देखो, अगर आपको आंखों में घुस रही है कोई ट्रायंगल, तो आप एक ट्रायंगल देखो। ट्रायंगल क्या है, मैं नामकरण कर दूं क्या, ओ ए बी सी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल देखो आप, ओ बी बी सी ओ सी, एक ट्रायंगल है, ओ से बी एक साइड, बी से सी और ओ से सी, ये एक ट्रायंगल दिख रही है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो आप लगा सकते हो पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर, पता चल रहा होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये आप क्या कर सकते हो इसमें, आप अगर करना है इस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर, मतलब दिस स्क्वायर ए यहां तक है और प्लस बी कॉस थीटा, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, यहां से यहां तक ये तो ए ही है यहां तक, तो यहां से ये कितना है बी कॉस थीटा, तो पूरा कितना हुआ यहां से यहां तक ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गया। इसका स्क्वायर करना है, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस
इसका स्क्वायर, ये कितना यहां से यहां तक बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू दिस आर स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर। अब आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, तो ये पाइथागोरस मैंने लगाया, दिस हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर। आपको पता होगा पाइथागोरस बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप नहीं पता है तो ऐसे कुछ देख लो यार, बहुत लोग कहेंगे कि यार पता नहीं है, तो ये देखो, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो देखो ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 90 डिग्री, देखो यहाँ 90 था, प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यही है पाइथागोरस, ठीक है। ये बी है, लंब कर्ण आप समझ चुके हो, लंब कर्ण आधार, ठीक है, तो यही है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, यही मैंने यहाँ लगाया है, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये ए क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बस इसको एक्सपेंड कर दो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया। प्लस इसको क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ, इसको पता है ये वाली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पता होगा। तो देखो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बचा 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, I1, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है, आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, प्लस 2ab कॉस थीटा, ये है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये रिजल्टेंट स्क्वायर जो है आपके मैग्नीट्यूड निकल के आया, ये जब मैं ऐसे शो कर रहा हूं इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैंने बहुत बार बताया भी है कि जब मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, वर्टिकल बार गिरा दूं, मॉडुलस ले लूं, तो ये मैग्नीट्यूड है। मैंने मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश की कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, कोई पूछे तो मैग्नीट्यूड इतना निकलेगा ऐसे। और इसमें आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालना, आर निकालना है, तो ये स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट लगा दोगे, ठीक है। आपको पता होगा रूट का मतलब क्या है, आर स्क्वायर में आर स्क्वायर हटाया, इधर रूट लग गया, ठीक है। ये है आपका मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे कोई पूछे आप बता दोगे, ठीक है। अब बताओ एंगल, तो एंगल रिजल्टेंट का इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, इस ए वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल कितना है, अल्फा। तो टेन अल्फा कोई पूछे आपसे क्या बताओगे, टेन अल्फा, टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन अल्फा इस ए से इस रिजल्टेंट का कितना एंगल है, अल्फा। टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा बाई बेस, ठीक है। ये तो हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, ये सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है ना, आधार, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हाइपोटेनस है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या हो गया, आपका एंगल पता चल गया कि इस ए से रिजल्टेंट कितने एंगल पे है, तो अल्फा एंगल पे है, वो टेन अल्फा आपको ऐसे निकलेगा, बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये है पैरेललोग्राम लॉ। स्टीवनस ने ये बताया था कि फोर्सेस को आप क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेट किया था उन्होंने कि फोर्सेस को जो है, इन्होंने पहली बार डिमॉन्स्ट्रेट किया कि फोर्सेस कुड बी कंबाइंड बाय रिप्रेजेंटिंग देम, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय एरोस के थ्रू से, एरो के थ्रू, देखो एरो एरो से यूज किया ना, एरो लगाया आपने, तो ये एरो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, स्टीवनस ने दिया था। आप बताओगे किसी को तो ऐसे बताओगे कि स्टीवनस वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट फोर्सेस कुड बी कंबाइंड by representing them कैसे, by arrow to some suitable scale, एक suitable scale लेके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन फॉर्मिंग ए पैरेललोग्राम, आप एक पैरेललोग्राम बना लिया आपने, ठीक है, दो वेक्टर आपने लिया, ये दो साइड है पैरेललोग्राम के, और इसको एक्सटेंड करके आपने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, और पैरेललोग्राम को जब कंस्ट्रक्ट किया तो इसका जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ टू फोर्सेस, डायगोनल जो होगा वो टू फोर्सेस का सम रिप्रेजेंट, ए वेक्टर बी वेक्टर फोर्स मान लो, दो फोर्स हो गए, दोनों फोर्स का सम रिप्रेजेंट कर रहा है डायगोनल, ठीक है, वो रिजल्टेंट बताएगा। तो यही है स्टीवनस, और ये किसी भी वेक्टर के लिए आप लगा सकते हो, कोई भी वेक्टर हो, फोर्स हो, अलग वेक्टर होंगे दूसरे, उसके लिए भी लगा सकते हो। तो ऑल वेक्टर्स मस्ट कंबाइन इन दिस मैनर, किसी भी वेक्टर को आप इस मैनर में कंबाइन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। दिस इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ गिवन बाय स्टीवनस। ये कॉन्सेप्ट समय देखो कब आ चुका था ये, ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ।
ये एंगल पता चल गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल गया, ठीक है। अब इसमें कुछ क्या है कि कुछ इसमें नटखटापन कुछ होती है, कुछ इसमें बदलाव किए जाते हैं और तब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या है उसमें, इसमें बदलाव ये है कि आपने क्या देखा कि पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, एक यूनिक बात है कि टेल को टेल से ही जोड़ के दो वेक्टर को आपको पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। क्या मैंने बताया था, ये एक वेक्टर है ए, इसके टेल से ही दूसरा वेक्टर आपको जोड़ना है, जो कि आपने पैरेललोग्राम के दो साइड मान लिया और इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करके इसको शिफ्ट किया पैरेललोग्राम बना लिया। लेकिन ट्रायंगल लॉ में क्या था, ट्रायंगल लॉ में हेड टेल, दिस इज रिजल्टेंट। हेड को टेल से आपने जोड़ने, ये तो रिजल्टेंट है, हेड टेल आपने ऐड किया था दो वेक्टर का, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है। तो यहाँ पे कैसे ऐड किया, ए वेक्टर का हेड से बी वेक्टर का टेल, लेकिन यहाँ पे कैसे ऐड किया, ए वेक्टर का टेल बी वेक्टर का टेल दोनों का ऐड किया है। ये पैरेललोग्राम बनाएगा, ये ट्रायंगल लॉ बनाएगा, ठीक है। आपने समझ लिया है कि ट्रायंगल लॉ यहाँ पढ़ोगे, जो पढ़ चुके हैं पैरेललोग्राम लॉ है। तो यहाँ पे ऐसा है कि कभी ऐसा ना दे के आपको ऐसा दे दे, ये कुछ ऐसा दे दे कि ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो अब क्या समझोगे, इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने सिखाया ना, वेक्टर को ट्रांसफर कर सकते हो, कर लो, वेक्टर को ट्रांसफर कर सकते हो ना। मैं ट्रांसमिसिबिलिटी भी बताऊंगा, फोर्स की ट्रांसमिसिबिलिटी, उसके लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग आप ट्रांसफर कर सकते हो, मैं सिखाऊंगा। एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स ऑन बॉडी, उस बॉडी पे ही फोर्स रहना चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग आप ट्रांसफर कर सकते हो। इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं आती है, मैं सिखाऊंगा क्या है। इसको शिफ्ट करो, यही तो वेक्टर का मजा है। और वेक्टर का एक और मजा है, आप कैलकुलेशन करते हो और गेट के एग्जाम में अगर आंसर लिखना है और प्लस माइनस का कोई अगर नहीं है, तो आप अगर डायरेक्शन भी गलत ले लिए तो वेक्टर बता देगा, प्लस माइनस में आके बता देगा कि आपने डायरेक्शन गलत लिया है, लेकिन एग्जाम में आंसर आपको मैग्नीट्यूड सेम मिलेगी। इसीलिए बहुत लोग गलत भी कर रहे हो, डायरेक्शन नहीं संभाल पाए अच्छे से, डायरेक्शन नहीं समझ पाए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है और मैग्नीट्यूड ही पुट करना है, तो आप आंसर सही, आपका आंसर सही होगा। लेकिन उसमें अगर जाओगे कन्वेंशनल में, अगर मेंस की बात करोगे, अगर राइट करना है तो वहां पे डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर वो क्वांटिटी होते हैं जो आपकी गलतियों को बता देते हैं कि आपने किसी वेक्टर को ऐसे माना है, तो वेक्टर लास्ट में आंसर में बता देगा आपको कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। वेक्टर बता देता है प्लस माइनस साइन से। आप ऐसे मान लिए प्लस, आंसर में आ गया माइनस, इसका मतलब आपने ऐसे माना था प्लस, माइनस ऐसे हो, तो वेक्टर बता देता है। वेक्टर इन चीजों को बता देता है, फोर्स वेक्टर हो कोई वेक्टर हो, आंसर में वो बता देता है डायरेक्शन वगैरह। लेकिन फायदेमंद ये भी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वेक्टर का यूज ये हो जाती है कि आपने आंसर गलत भी कैलकुलेट किया है, डायरेक्शन वगैरह सही नहीं लिया है, लेकिन मैग्नीट्यूड आपने सही निकाल लिया है तो आंसर सही हो जाएगा। अगर उनमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, तो सही हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सही आ रहा है, बस डायरेक्शन का गड़बड़ हो सकता है आपसे। बट मेंस में आपको डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी कि माइनस है तो क्लॉकवाइज, प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये नॉर्मल कन्वेंशन है, तो है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, मैं सिखाऊंगा आपको। ये हो गया। तो ये बी वेक्टर आपने शिफ्ट किया, ए वेक्टर, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब बताओ, ये ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों टेल्स हो गए, ये टेल और ये यहाँ पे टेल है, ठीक है। ये इधर वेक्टर आपने शिफ्ट कर लिया, बी वेक्टर टेल टेल हो गया, बस यही आपको करना था पैरेललोग्राम में, बस कंस्ट्रक्ट कर लो पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट। अब की बार रिजल्टेंट ये आया, ठीक है। दिस इज रिजल्टेंट ए प्लस बी। एंगल कितना है ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में, ये पूरा कितना है 180 डिग्री, ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि थीटा है तो ये पूरा 180 है, तो थीटा माइनस करोगे तो 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब रिजल्टेंट निकाल लो, वही फार्मूला लगाओ। बस एंगल क्या होगा दो वेक्टर के बीच में, अभी तक थीटा ले रहे थे, अब यहाँ ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो एंगल का जगह थीटा नहीं 180 माइनस थीटा लिखोगे। तो आर वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड की बात करो सिर्फ, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा नहीं, कॉस 180 माइनस थीटा। अब बताओ कॉस 180 माइनस थीटा क्या होती है, क्वाड्रेंट पता है, नहीं पता है तो मैं मैथमेटिक्स में सिखाऊंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होते हैं, किसमें प्लस किसमें माइनस, साइन सब कुछ सिखाऊंगा मैथमेटिक्स में जब मैं आऊंगा तो, ठीक है। तो कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होते हैं, माइनस कॉस थीटा होते हैं, ध्यान रखना। तो इससे क्या होगा कि आपको कुछ नहीं, यहां लिख लो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो प्लस माइनस माइनस 2ab cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस यहां मैंने लगा दिया, ये हो गया। ये एक कंडीशन है
दूसरा कंडीशन क्या है, इसको नोट कर लो, यही मैं बता देता हूं। ये समझ गए कि अगर वेक्टर इस फॉर्म में देगा, टेल टेल मैच नहीं है तो बस शिफ्ट कर लो, शिफ्ट करके यहाँ टेल आ गया इस बी वेक्टर का और इस ए वेक्टर का टेल यहाँ है, अब मैच हो गया ये। लेकिन ये एंगल लेना है, ये वाला नहीं, ये लेना है। तो ये थीटा 180 माइनस थीटा एंगल लोगे तो कॉस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिखोगे और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए माइनस यहाँ पे आ गया फॉर्मूला में, बस यही अंतर है। ठीक है, और उसके बाद एक और कंडीशन ये है कि इसमें दोनों का हेड, एक में इसमें क्या किया था कि एक का टेल एक का हेड जोड़ दिया, अब के बार क्या करो, दोनों का हेड जोड़ दो, दोनों का हेड। कैसा है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, लो हेड हेड दोनों जोड़ गया। अभी तक क्या था, एक का टेल यहाँ है और एक का हेड यहाँ जुड़ गया, तो मैंने एक शिफ्ट कर दिया एक को, अभी दोनों का हेड जुड़ चुका है दोनों, तो इसमें क्या करोगे, दोनों को शिफ्ट कर दो आगे, एक इधर ले जाओ ए वेक्टर और बी वेक्टर नीचे ले आओ, लो तो ये हेड यहाँ है तो टेल कहाँ हो गया, यहाँ हेड यहाँ है तो टेल कहाँ हो गया, और पैरेललोग्राम में क्या करना है, टेल टेल ही ऐड करना रहता है। तो जब हेड यहाँ आ गया तो टेल यहाँ हो गया ए वेक्टर का, बी वेक्टर का, ये वेक्टर का हेड यहाँ है तो टेल यहाँ हो गया, तो टेल टेल ऐड हो गया यहाँ पे, तो यही तो करना है और बस शिफ्ट कर लो, पैरेललोग्राम बना लो। ठीक है, और ये कुछ यहाँ आ गया, तो ये एंगल कितना है, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा, सेमी थीटा, देख लो आप, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, और जब थीटा ही है तो एंगल जो रिजल्टेंट है वो सेम ही रहेगा, रिजल्टेंट जो है एंगल थीटा ही रह गया ना, यहाँ चेंज हो गया तो 180 माइनस थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे ये बना, लेकिन यहाँ पे ए को और बी को शिफ्ट किया तो यहाँ अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टी ये जो है थीटा ही होगा। ठीक है, तो एंगल चेंज नहीं किया, थीटा का थीटा ही रहा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ही रहेगा, थीटा चेंज ही नहीं किया है। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगी, ये जो रिजल्टेंट मैंने बनाया है इस डायरेक्शन में है, इधर इस डायरेक्शन में है, यही कहानी थी। समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूं? ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अब इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। समझाने में समय लगती है लेकिन मेन यही चीजें हैं, अगर ये समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन लगा लोगे, इसीलिए मैं थ्योरी वाले पोर्शन पे जो समझाना है वहां पे जल्दीबाजी नहीं करता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन में जल्दीबाजी भी करूंगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर मैं थ्योरी समझाया नहीं हूं, क्वेश्चन में कितना भी दम लगा दूं, थ्योरी नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे, थ्योरी समझ गए तो कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन लग जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है, चलो क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन ये नोट किया है, अच्छा क्वेश्चन है, दो वेक्टर है, पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, दो वेक्टर है और उनके इक्वल मैग्नीट्यूड है। मैंने अभी जो ए बी बोला था ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे मैंने ड्रॉ किया पैरेललोग्राम में, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, टेल टेल जोड़ा तो पैरेललोग्राम के दो साइड बता रहे हैं और ऐसे कंस्ट्रक्ट करके पैरेललोग्राम आपने बना लिया था जो मैं बताया। ये दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ऐसा ये क्वेश्चन में बता रहा हूं। तो टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर, थीटा एंगल बना रहे हैं वो सेम थीटा एंगल बना, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है, डायरेक्शन तो सेम नहीं है, एक वेक्टर इधर है बी वेक्टर इधर है, डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कोई भी वेक्टर होगा उसको मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन ऐसे ही शो करते हो ना वेक्टर को। यूनिट वेक्टर होगा, मैं बताऊंगा यूनिट वेक्टर और अलजेब्राइक मेथड में, यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 होता है और डायरेक्शन इसकी कुछ होती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वो डिपेंड करती है हम लोग कहां यूज कर रहे हैं यूनिट वेक्टर को। ये है यूनिट वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड 1, नॉर्मल वेक्टर ये होती है, तो डायरेक्शन ए वेक्टर इधर है बी वेक्टर इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड मैंने सेम किया दोनों वेक्टर का, यही मैंने शो किया है। ठीक है, तो दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल थीटा बना रहे हैं एक दूसरे से, थीटा बना रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, आपको मैग्नीट्यूड ही बताना है रिजल्टेंट का और रिजल्टेंट का डायरेक्शन ही बताना है। तो बताओ रिजल्टेंट कैसे बनेगी, ये समझ में आ गया, इसको मिटा दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि ए वेक्टर बी वेक्टर को इक्वल है तो मैं दोनों को ए नाम से बोल देता हूं, ए, क्योंकि दोनों इक्वल है ना तो ए मान लो। ठीक है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, जब थीटा एंगल है तो बस मैग्नीट्यूड सेम है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दो वेक्टर का बीच का एंगल थीटा कॉस थीटा, यही था ना, मैंने बनाया है, ये पैरेललोग्राम आपने बना सकते हो, ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, रिजल्टेंट ये जाएगा। ठीक है, इसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा है। ठीक है, डायरेक्शन मतलब कि अल्फा, ये कितना अल्फा है इस वेक्टर से कितना एंगल पे है, tan अल्फा जो मैंने बताया था वही पूछा है यहाँ पे, बस मैग्नीट्यूड सेम है और ये एक प्रॉपर्टी भी है, याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगी। जब मैग्नीट्यूड सेम हो दो वेक्टर का तो उसका रिजल्टेंट उसकी डायरेक्शन किधर आती है रिजल्टेंट की, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ये निकाल रहा हूं दो वेक्टर का और
ए वेक्टर बी वेक्टर, मैंने क्या बोला, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ए मान लिया मैंने, ए वेक्टर भी ए है बी वेक्टर भी बी है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो ए स्क्वायर बी को भी मैंने ए माना क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू कॉस थीटा, समझ में आया। ए बी की मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं ए मान सकता हूं ना, तो क्या हो जाएगा ये पूरा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, इधर 2a स्क्वायर, देखो ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, समझ में आया। तो 2a स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 2a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, कॉमन लो, 2a स्क्वायर कॉमन लो, ठीक है। तो 2a स्क्वायर इसी के अंदर मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा यहां लिख दिया, समझ में आया। यहाँ पे 2a स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया और बाहर लेके मैंने 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर लो, 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, मिल जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें मैं 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाता हूं, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है किसी को पता है, ये सब मैं चीजें बताऊंगा, आपको मैथमेटिक्स में सिखाऊंगा, नॉर्मल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कैसे आते हैं मैं कैलकुलस में भी सिखाऊंगा, आपको बहुत जरूरत पड़ती है सब चीज। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां लिखो, ऊपर लिखो क्या, मे भी दिख नहीं रहा हो, ये अच्छी एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी वेक्टर की, आपको इसको याद रखोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आप टिक लगा सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा क्या आएगी। तो क्या है, 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2a स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 2 4 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, समझ में आया। 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका रूट लेना है, तो रूट क्या होगा, 4 का 2, a स्क्वायर का a और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2, यही होगा ना। इसका रूट से अगर बाहर निकालोगे तो 2a कॉस थीटा बाई 2, ये इसका 4 का बाहर 2 आएगा रूट, a स्क्वायर का a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2, ये है मैग्नीट्यूड उस दो वेक्टर का, 2 कॉस थीटा बाई 2, ये मैग्नीट्यूड है। और रिजल्टेंट की बात करो तो रिजल्टेंट हमको कहां से निकालना है, वो पहले वेक्टर से निकालना है, ए वेक्टर से निकालना है, यानी कि अल्फा निकालना है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा अल्फा किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन रिजल्टेंट की, तो ये मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर की। और अगर मैं बात करूं डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका रिजल्टेंट ये होगा 2a cos थीटा बाई 2। और उसकी डायरेक्शन की बात करूं तो tan अल्फा, जो मैंने बताया था आपको याद है, tan अल्फा की कहानी, tan अल्फा मैंने क्या बताया था, ये मैंने बताया था b sin थीटा था, ये प्लस a प्लस b cos थीटा था, याद होगा। और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो a इक्वल टू बी, a इक्वल टू ए, मैंने b को भी a माना है, a ही है, जो मैंने बताया था मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो मैंने a ही मान लिया दोनों को, तो b को a मान लो क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और a ही है अपने आप में, और a cos थीटा, समझ में आया। तो a sin थीटा अपन a प्लस a cos थीटा, ये समझ में आया। अब ये बताओ यहां से भी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, sin थीटा को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा भी लिख सकते हो। sin थीटा का फॉर्मूला अगर पता हो, एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये यूज करते हैं हम लोग इस फॉर्म में, क्योंकि यहां से मुझे कुछ मिलने वाला है, मैं tan के फॉर्म में लेके आने वाला हूं, इसलिए मैं थीटा बाई 2 का फॉर्म यूज कर रहा हूं। यहाँ पे a कॉमन लोगे तो 1 प्लस cos थीटा आएगा। मैं क्यों यूज करूंगा ये फॉर्मूला, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे अगर a कॉमन लोगे तो 1 प्लस cos थीटा आएगा, और 1 प्लस cos थीटा को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, मैंने बताया है। तो थीटा बाई 2 फॉर्म है, थीटा बाई 2 फॉर्म नीचे आ रही है, तो ऊपर भी मैं ऐसा चाहता हूं कि साइन थीटा को थीटा बाई 2 फॉर्म में लिख दूं, तो क्या होगा वो साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा जो होती है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये एक फॉर्मूला है साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा। मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने देखा कि एक कॉमन नीचे ले रहा हूं तो 1 प्लस cos थीटा आ रहा है, 1 प्लस cos थीटा को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 का फॉर्म में नीचे आ रही है, तो मैं ऊपर भी चाहता हूं कुछ ऐसा ही फॉर्म आ जाए, तो ये एक फॉर्मूला है जो थीटा बाई 2 का फॉर्म आपको देती है, ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा, देखो डायरेक्ट कट जाते हैं चीजें, थीटा बाई 2 है, ऊपर नीचे तो कटेगी ना, इसीलिए मैंने यूज किया। तो ये देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ठीक है, देखो तो a साइन थीटा, क्या लिखोगे a साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2, 2 यहां मैंने लिख दिया साइन
थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। और ए प्लस ए कॉस थीटा, तो ए को कॉमन ले लिया, ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो मैं यहीं पे रब करता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब बताओ ए से कट गया, देखो कटा कटी होगी, थीटा बाई टू कट सकता है ना, इसीलिए मुझे पता था कि ए को कॉमन लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का ये फॉर्मूला है, थीटा बाई टू आ रही है, ऊपर साइन थीटा है, साइन थीटा का मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं जिसमें थीटा बाई टू का कुछ आए जो मैं ऊपर नीचे काट पाऊं, तो मुझे ये फॉर्मूला पता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। देखो थीटा बाई टू कट रही है कहीं से, देखो ये कट गया, ये कट गया, इसलिए प्रैक्टिस से पता चलता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। 2 यहां है, साइन थीटा बाई टू, ये 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई टू, और एक कॉस स्क्वायर में से एक बच चुका है, बाकी ये तो कट गया, तो साइन थीटा बाई टू अपन कॉस थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू। ये किसके बराबर है, ये टेन अल्फा, टेन अल्फा जो आपने एंगल निकाला है ये ए वेक्टर से, और ये बी वेक्टर था जो पैरेललोग्राम आपने बनाया था, और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, तो ए वेक्टर से रिजल्टेंट की जो एंगल है अल्फा वो बता रही है रिजल्टेंट की डायरेक्शन, और वही पूछा गया था। तो टेन अल्फा बराबर क्या है, टेन थीटा बाई टू। आइडेंटिटी आपको पता होगी, तो यहां से टेन टेन कट जाएगी, अल्फा बराबर थीटा बाई टू। तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी, अल्फा जो है, ये अल्फा, ये जो अल्फा है, एक बार इसको थोड़ा साफ कर दूं, ये जो अल्फा है जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन बता रही है ए वेक्टर से जो अल्फा लिए हो, वो कितना है, थीटा बाई टू। ये जो दो वेक्टर के बीच का एंगल है उसका आधा, यानी कि ये थीटा तो पूरा है ना, ये थीटा का बाई टू करना है। अल्फा क्या है, थीटा बाई टू, अल्फा क्या है, थीटा बाई टू। इसका मतलब क्या है कि आपको समझ में आ रही है कि रिजल्टेंट जो है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपको जो रिजल्टेंट आती है वो दो वेक्टर के बीच के एंगल का आधा पे आता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और थीटा बाई टू पे आपको रिजल्टेंट मिलती है, यही है मतलब इसका। तो इसका अगर बोलना हो तो कैसे बोलोगे, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। रिजल्टेंट जब भी बोले टू इक्वल वेक्टर का निकालने का, तो रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, तो उनके बीच की जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करती है, मतलब कि आधे पे निकल जाती है, थीटा का आधा पे रिजल्टेंट आपको निकल जाएगा, थीटा बाई टू। तो रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, बाइसेक्ट कर रहा है दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, उसको बाइसेक्ट मतलब थीटा बाई टू पे रिजल्टेंट निकलेगा, अल्फा थीटा बाई टू पे, ये मतलब है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर जब बराबर, अगर मैं दो वेक्टर अगर बराबर हैं और उनके रिजल्टेंट बात कर किया जाए, तो आप क्या बताओगे, थीटा बाई टू पे आपको रिजल्टेंट मिल जाएगी। जो दोनों के बीच के एंगल है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, उसके आधे पे बाइसेक्ट करते हुए रिजल्टेंट निकलती है, याद रखना। कभी भी क्वेश्चन है दो वेक्टर का अगर बराबर मैग्नीट्यूड हो, अगर रिजल्टेंट पूछे कितना पे है, तो जितना थीटा दिया है दो वेक्टर के बीच का एंगल, बस उसका आधा कर दो, रिजल्टेंट आपको मिल जाएगी, उस दिशा में रिजल्टेंट होगी। ये याद रखोगे तो आपको बढ़िया है। तो मैं मेरे हिसाब से आज इतना ही रखता हूं, मैं आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में मैंने समझाया आपको, स्टीफनस की कॉन्सेप्ट मैंने समझाई, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि फोर्स को आप एक एरो के रूप में दिखा सकते हो बाय टेकिंग ए प्रॉपर स्केल, और उस फोर्स को आप पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो फोर्स का यूज करके, और उस पैरेललोग्राम का जो दो फोर्सेस को जोड़ोगे तो डायगोनल जो होगा वो टू फोर्सेस को जोड़ने पे आएगी, वो रिजल्टेंट मिलेगा, जो मैंने समझाया पूरा। तो स्टीफनस का कॉन्सेप्ट था, ये समझना जरूरी था, और ये किसी भी वेक्टर के लिए आप लगा सकते हो, ये एडिशन कोई भी वेक्टर के लिए लगा सकते हो, ठीक है। आपने फोर्स के लिए समझा, आप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, किसी के लिए भी आप लगा सकते हो। तो मैं आज इतना ही रखता हूं, अगली क्लास में और क्वेश्चन, अगली क्लास में क्वेश्चन ही करना अपने को, ठीक है। और आईएएस का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये बेसिक क्वेश्चन थी, दो क्वेश्चन मैंने कराया आपको, और आगे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एल्जेब्राइक मेथड पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट वेक्टर की कॉन्सेप्ट लाऊंगा, और उसमें बेसिक चीज आप पढ़ोगे, उसके बाद सीधा हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन कैसा उसका हो सकता है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, और इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम में चलेंगे, स्टैटिस्टिक्स बात करेंगे, सीधा इक्विलिब्रियम पढ़ के उसके बाद हम लोग को ट्रस्ट में जाना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे, नेट फोर्स जीरो क्या हो रहा है, नेट मोमेंट जीरो क्या हो रहा है, इनका यूज करेंगे ट्रस्ट में। ज्वाइंट का जो थ्योरी है, ज्वाइंट की जो क्या कहते हैं थ्योरम है, मेथड ऑफ ज्वाइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन, दोनों का यूज करेंगे, कौन अच्छा है कौन खराब है, कहाँ क्या यूज होता है, अच्छा खराब तो नहीं बोलो, हर का अपना अपना खासियत है दोनों मेथड्स का, ये सब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू। सब कुछ समझ में आ रही होगी, जी जान लगा के पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ दिख रहा होगा, जो लोग कहीं से पढ़ के आए हैं उनको पता चल रही होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ, कितने बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट बहुत ही बेस्ट वे है जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है।
बहुत ही बेस्ट वे है। अंडरस्टैंडिंग आप सुनोगे तो सब कुछ समझ में आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन ही लगाऊंगा और ठीक है, अगली क्लास से बात करता हूँ। थैंक यू।